हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक लर्निंग क्लासेज। इसमें मैं आपको लेके आया हूँ फिजिक्स का यूनिट 4 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। कोविड-19 की वजह से आपको पता होगा कि आपका सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है, 30% कम कर दिया गया है। तो हमको 70% सिलेबस से हमको कवर करना है, हमको इसमें पढ़ना है। तो इसमें हम लेके आए हैं लेसन 6 जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और समझते हुए इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसे कहते हैं। तो ये देखिए ये होता क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में इसकी खोज सन 1820 ईस्वी में अर्स्टेड ने खोजा था। इसे एक फिजिसिस्ट जो थे अर्स्टेड, वो 1820 ईस्वी में इसे खोजा था। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब सपोज ये कोई चालक है और इसमें अगर हम विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके कुछ अनुप्रयोग हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुछ अनुप्रयोग को दर्शाया गया। देखिए फैराडे और हेनरी ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुप्रयोग को रिप्रेजेंट किया। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने बताया कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे तथा हेनरी के प्रयोगों से सिद्ध हुई। अब इस प्रयोग से कुछ निष्कर्ष निकले। मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि ये क्या है कि आपको शॉर्ट में समझ में आ जाएगा जो भी चीज़ है, और क्या है कि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इसका मेन पॉइंट जो है मैं उसको बता रहा हूँ कि क्या है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो निष्कर्ष निकला, ये देखिए सिंपल ये निष्कर्ष निकला कि जब कोई कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तब उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, अर्थात धारामापी में विक्षेप होता है। मैं एकदम सिंपल सी बात बताऊंगा कि हम लेते हैं ये कुंडली है C1 और ये देखिए एक चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, उत्तरी और दक्षिणी। हम क्या करते हैं कि इस कुंडली के पास इस चुंबक को लेके जाते हैं, इसके पास लेके आते हैं। तो इस कुंडली में एक धारामापी G लगा है, यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है, G लगा हुआ है। तो ये जब पास लाते हैं तो इसमें इस धारामापी में विक्षेप होने लगता है, मतलब इसकी सुई इधर उधर हिलने लगती है। और जब इसे दूर लेके जाते हैं, इधर लेके जाते हैं, तब भी इसमें क्या होता है, विक्षेप होने लगता है। लेकिन अगर ये जब स्थिर अवस्था में है, इसमें कोई विक्षेप नहीं करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब कि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता। तो सिंपल पॉइंट ये था कि हेनरी और फैराडे ने बताया था कि जब कुंडली और चुंबक के बीच जब आपेक्षिक गति होगी, जब इधर उधर होगा, चाहे उसको पास लाएंगे चाहे दूर लेके जाएंगे, आपेक्षिक गति होगी तभी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, वरना नहीं होगी। और तभी धारामापी में विक्षेप होगा, वरना नहीं होगा। अगर ये दोनों रुके रहें, एक जगह रखे रहें, तो इनमें कोई विक्षेप नहीं होगा। अगर हम इनमें आपेक्षिक गति करा रहे हैं, चाहे इसको कुंडली के पास लेके आ रहे हैं या कुंडली से दूर लेके जा रहे हैं, तब इसमें क्या होगा, धारामापी में विक्षेप होगा और इसमें क्या होगा, धारा बहेगी। यही मेन इसका निष्कर्ष यही था कि मतलब जब कुंडली को देखिए यहाँ पे ये दर्शाया गया निष्कर्ष में कि जब कुंडली का उत्तरी ध्रुव, जैसे ये कुंडली हो गई हमारी और ये हमारा चुंबक हो गया, इसके ये एन सिरा हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ये उत्तरी ध्रुव को जब इसके पास लेके जाते हैं तो विक्षेप होता है, और दूर लेके जाते हैं तो उसके विपरीत दिशा में विक्षेप होता है। मतलब सिंपल, ये कुंडली है, इसमें विक्षेप हो रहा है, मतलब पास लेके आ रहे हैं तो इसमें विक्षेप इधर की तरफ हो रहा है। अब दूर अगर लेके जाएंगे तो इसमें विक्षेप इधर की तरफ होगा, उल्टा जस्ट। इसी तरह दक्षिणी सिरे को लेके आते हैं। अब देखिए ये कुंडली हो गई, यहाँ पे ये कुंडली हो गई और यहाँ पे एक चुंबक हो गया। अब इसके एस सिरे को ले लेंगे और एन सिरे को ले लिए। जब अब इसको पास लेके जाते हैं तो पहले के विपरीत, जैसे यहाँ पे इधर की तरफ हो रहा था, तो अब एस को जब लेके आएंगे तो उसका उल्टा इधर की तरफ होगा, और जब दूर लेके जाएंगे तो
इधर की तरफ विक्षेप होगा। सिंपल, पहले की अपेक्षा उल्टा हो जाएगा, बस विपरीत। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं बार बार यही बता रहा हूँ, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में भी यही पॉइंट बताया गया है कि जब कुंडली और चुंबक के बीच कोई भी गति होगी तभी विक्षेप होगा, धारा उत्पन्न होगी, वरना अगर ये स्थिर रहेंगे तो कोई विक्षेप नहीं होगा और कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मैं एकदम मेन पॉइंट कवर करके लाया हूँ जो भी इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें स्थित कोई पृष्ठ के अभिलंबवत मतलब ऊपर की तरफ गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका देखिए एसआई मात्रक न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या वेबर होता है, या इसका सीजीएस मात्रक मैक्सवेल भी बोलते हैं। इसकी वीमा जो है ml2 T⁻⁻2 A⁻⁻1 है, और यह एक अदिश राशि होती है। इतनी चीज़ें अब याद रखें। अब इसके बारे में देखिए ये होता क्या है, चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। अब हमने मान लिया हमने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे क्या है कि ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अभिलंबवत कोई ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी कुछ रेखाएं होती हैं, वो रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं। मान लीजिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मान लीजिए b है, और ये जो क्षेत्रफल है इसका, ये जहाँ से ये क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, इस पूरे क्षेत्रफल को मान लीजिए a है। तो इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को फाई से दिखाते हैं तो फाई = b × a, ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। मतलब ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुणे उस क्षेत्रफल से जहाँ से वो निकल रही हैं। इस क्षेत्रफल मान लीजिए ये जो क्षेत्रफल है ये a है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है जहाँ से ये क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं वो b है। तो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा फाई = b × a। अब देखिए इसी को थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि देखिए माना किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र a है, उससे गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वही b है, तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाई = b × a, या इसका अगर अवकलन कर दिया गया तो वो d फाई = b × dA हो जाएगा। मतलब a जो है टोटल एरिया है जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। अभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं जो पृष्ठ से निकलते हुए, अभी इस तरह था चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये अगर पृष्ठ से निकलते हुए थीटा कोण मान लीजिए यहाँ से बना रही हैं, अगर थीटा कोण बना रही है तो यही हो जाएगा फाई = BA cos थीटा। मतलब थीटा के लिए cos थीटा यहाँ पे लग जाएगा, तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा फाई = BA cos थीटा। सिंपल। अब इसके लिए देखिए क्या है, अब एक पॉइंट और है, फाई = BA cos थीटा, ये थीटा के लिए अगर कोण बना रहा है तब। अब देखिए कुछ धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स होता है और ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स होता है। ये क्या होता है, देखिए कोई भी पृष्ठ है, कोई भी बंद पृष्ठ है, उससे जब अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, मतलब वहाँ अधिकता है, ज़्यादा है, वहाँ से बाहर निकल रही हैं, तो वो धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा, पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। और जहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र, कोई बंद पृष्ठ है और वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ आ रही हैं, तो वो ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जब किसी कुंडली में, जब कोई कुंडली तथा चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, चुंबक है और ये क्या है, कुंडली है, इसके बीच आपेक्षिक गति जब होगी, चुंबक तथा कुंडली में आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसी को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तथा यदि कुंडली एक बंद परिपथ के रूप में है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। कुंडली में विद्युत
कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं और इस पूरी घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। सिंपल, मतलब कि देखिए, जब कोई कुंडली है, ये सपोज एक कुंडली हो गई और ये हो गया हमारा चुंबक, इसके बीच आपेक्षिक गति करा रहे हैं या इसको आगे लेके जा रहे हैं या दूर लेके जा रहे हैं। तो जब अपेक्षिक गति हो रही तो इसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, और अगर कुंडली बंद है, परिपथ बंद है, तो इसी विद्युत वाहक बल के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और इसी पूरी घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन कहते हैं। सिंपल, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन किसे कहते हैं? जब कोई कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसके कारण, और ये पूरी घटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फैराडे के प्रेरण का नियम। अब देखिए, फैराडे के प्रेरण का नियम क्या है? फैराडे के प्रेरण का नियम, देखिए, फैराडे के नियम में यह निष्कर्ष निकला कि जब कुंडली और चुंबक के बीच सेम पॉइंट वही है, आपेक्षिक गति होती है तो धारा उत्पन्न होगी वरना नहीं होगी। सिंपल। अब देखिए, इसमें फैराडे संबंधी दो नियम दर्शाए गए हैं, दो नियम थे। देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब E जो होता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। चुंबकीय फ्लक्स हो गया फाई, परिवर्तन की दर मतलब यहाँ पे E हो गया, सिंपल, E हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया कि विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे हमारा डेल्टा फाई हो गया सपोज, और परिवर्तन की दर परिवर्तन समय के साथ होता है, डेल्टा टी के ऋणात्मक दर मतलब निगेटिव के बराबर होता है। बस सिंपल, विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक की दर के बराबर होता है। ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे फेरों की संख्या मान लीजिए कुंडली में कुछ n फेरे हैं तो इसका विद्युत वाहक बल का फार्मूला हो जाएगा E = -n फाई डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी, ये हो जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट नियम क्या है? वैद्युत चुंबकीय फैराडे के प्रेरण का प्रथम नियम। ये देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम आता है। फैराडे के नियम का, फैराडे के प्रेरण का नियम बताइए, फर्स्ट नियम सेकंड नियम पूछता है। तो ये इसमें देखिए क्या है, प्रथम नियम यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट। इसमें हाँ देखिए, जब किसी, इस ध्यान से सुनिएगा, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, कोई परिपथ है उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, मैंने पहले ही बताया था, तो एक विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और प्रेरित धारा जब उत्पन्न तभी तक होगी जब तक क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इसे ही न्यूमैन का नियम कहते हैं, या यही फैराडे के वैद्युत प्रेरण का प्रथम नियम है। देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मतलब डिफिनीशन एकदम सिंपल है। यहाँ पे देखिए, कोई परिपथ है उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कोई परिपथ यहाँ पे है, इससे बद्ध ये चुंबकीय फ्लक्स है, यहाँ से निकल रहा है, और इसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, लगातार ये निकलते जा रहा है। जब लगातार यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसी के कारण इसमें क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होगा, और ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो इसी विद्युत वाहक बल के कारण एक इसमें प्रेरित धारा I उत्पन्न होगी, और ये तब तक होता रहेगा, तब तक विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होगा, तब तक धारा उत्पन्न होगी, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो ना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ना ही प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, मतलब तीनों प्रोसेस रुक जाएगा। तो ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, मतलब प्रथम नियम यही है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तब तक होगा जब तक, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ये तब तक होगा जब तक क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इसी को न्यूमैन ने भी बताया था, इसी को न्यूमैन का नियम कहते हैं, या इसी को फैराडे के प्रेरण का प्रथम नियम कहते हैं। अब इसको देखते हैं क्या है न्यूमेरिकली। अब देखिए, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आ जा रहा है माना, यहाँ पे
माना टी सूक्ष्म समय अंतराल में, माना टी समय सूक्ष्म अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई होता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा। अभी देखिए, मान लीजिए छोटे से समय डेल्टा टी में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, कुछ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो विद्युत वाहक बल मैं पहले ही बताया था कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो सिंपल, ई बराबर ऋणात्मक दर माइनस मतलब हो गया डेल्टा फाई बी मतलब ये चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाता है, और डेल्टा मतलब सूक्ष्म के लिए, छोटे के लिए, तो डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स हो गया, फाई बी बटा डेल्टा टी मतलब समय के लिए, सूक्ष्म समय अंतराल, ये हो गया। अब देखिए समय तो बहुत कम है, डेल्टा टी मतलब बहुत छोटा समय, तो इसको मान लेते हैं 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और कभी भी ये मैथमेटिकल थोड़ा सा न्यूमेरिकली आ गया कि जब भी डेल्टा टी के साथ टेंड्स लगता है, 0 के तरफ इंगित करता है, तो इसमें लिमिट लग जाती है, ये लिमिट लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए ई बराबर हो जाएगा, माइनस पहले है तो माइनस लगा देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब डेल्टा टी 0 के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी। अब इसका देखिए, जब भी लिमिट किसी चीज़ की लगती है तो वहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन अवकलन हो जाता है, अवकलन, ये मैथ वाले अच्छे से समझ लेंगे, इनका अवकलन हो जाता है। तो देखिए ई बराबर माइनस लग जाएगा, और ये अवकलन में डिफरेंशिएशन डी से हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस डी फाई बी बटा डी टी, ये हो जाएगा टोटल। यहाँ पे ई बराबर माइनस डी फाई बी बटा डी टी मतलब पूरे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन को क्या होगा, ये पूरा ये निकल जाएगा, मतलब जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब आगे ऋणात्मक चिन्ह देखिए वो क्यों लगा है, ऋणात्मक चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पे इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पे हाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। देखिए ये जो ऋणात्मक लगा है, यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल ई जो है ये चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, मतलब कि ये हमेशा उसका विरोध कर रहा है, तभी तो वो जब बदल रहा है तभी चुंबकीय फ्लक्स भी बदल रहा है, चुंबकीय फ्लक्स जब बदल रहा है तभी विद्युत वाहक बल भी बदल रहा है, अगर वो बंद हो जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये भी बंद हो जा रहा है, तो ये इसके परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, इसी को इंगित करता है ऋणात्मक चिन्ह। अब देखिए मान लीजिए कि वो जो कुंडली है जिससे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसमें फेरों की संख्या मान लीजिए n है। एक चीज़ ये भी समझ जाइए कि जितने कुंडली में फेरे होंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उतना ही ज़्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, धारा उत्पन्न होगी। ये चीज़ आप अपने पास रखिए, जानते रहिए, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाली। तो देखिए ई बराबर विद्युत वाहक बल बराबर माइनस, पहले माइनस लगा दिए, फिर एन लगा दिए, माइनस एन डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी, ये हो गया। तो ये तीसरा समीकरण मान लिया हम। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल विद्युत वाहक बल का फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे ई इक्वल टू माइनस डेल्टा एन फाई बटा डेल्टा एन फाई बी बटा डेल्टा टी, ये हो जाएगा टोटल। और डेल्टा फाई बी क्या, डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा फाई टू माइनस फाई वन मतलब फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, ये हो जाएगा फ्लक्स ग्रंथिताओं की टोटल संख्या हो जाएगी फाई का मान। अब देखिए सेकेंड लॉ क्या है, दूसरा नियम। अब दूसरा नियम यहाँ पे हो जाएगा फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। अब फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम क्या है, यहाँ पे हो जाएगा देखिए सेकेंड लॉ में किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई, मतलब कोई परिपथ है उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बल का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए ये समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए किसी परिपथ, कोई परिपथ हो गया, किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, कोई परिपथ है इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण जो होता है परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। सिंपल है, विद्युत वाहक बल मान लीजिए इसमें
इसमें ये हो गया, ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन है। तो देखिए विद्युत वाहक बल ई जो होता है ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन वही डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी, फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब बराबर होता है। जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा। एकदम सिंपल सेम नियम वही है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जितना करेंगे उतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जितना कम करेंगे उतना कम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए एन फेरों की संख्या है, कुंडली में एन फेरों वाली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी हो तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई इक्वल टू हो जाएगा वही ऋणात्मक चिन्ह, उसी का क्या करता है, ये उसका विरोध करता है जिससे ये उत्पन्न होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर हो जाएगा माइनस एन डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। तो माइनस एन डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ऋणात्मक चिन्ह वही विद्युत वाहक बल के उस कारण का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न होता है। मतलब विद्युत वाहक बल जैसे उत्पन्न होता है वो चुंबकीय फ्लक्स से उत्पन्न होता है और वो उसी का विरोध करता है, ऋणात्मक चिन्ह इसीलिए दर्शाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरित धारा। प्रेरित धारा क्या है, अब देखिए सिंपल, धारा कब उत्पन्न होती है, जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। देखिए कुंडली है, ये कुंडली हो गई। अब कुंडली में हम जब भी विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो भी क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न जब होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ये तीनों चीज़ हमेशा याद रखिए कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ये तीनों चीज़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। अब देखिए ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो देखिए V इक्वल टू आई आर जरूर होता है। तो यहाँ पे V विभव होता है वोल्ट। अब इसी विभव को यहाँ पे माना गया है, यही विद्युत वाहक बल ही यहाँ पे क्या है, विभव है, यही वोल्टेज के बराबर है। मतलब विद्युत वाहक बल ही क्या है, ये विभव है, विभवांतर है, और इसका भी मात्रक वोल्ट होता है विद्युत वाहक बल का। तो ये रखिए, जानते रहिए। तो V की जगह E हो जाएगा। तो यहाँ पे V इक्वल टू आई आर है, तो यहाँ पे हो जाएगा I इक्वल टू, धारा निकालेंगे, I इक्वल टू V अपान आर। तो यहाँ पे V E है, तो यहाँ पे हो जाएगा E अपान आर। तो E अपान आर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट, अब देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण क्या हो जाएगा। तो E हमको निकालना है, तो यहाँ पे E बराबर, यहाँ पे I इक्वल टू आई निकालना, विद्युत वाहक बल का परिमाण। तो देखिए I इक्वल टू ई अपान आर है। तो देखिए I बराबर हो जाएगा हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब धारा बराबर हो जाएगा, E का मान हम जानते हैं पहले से, N डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी, ये विद्युत वाहक बल का मान है, बटा R। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा I बराबर हो जाएगा N अपान आर डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी, ये हमारा धारा, प्रेरित धारा का मान आ जाएगा। अब देखिए प्रेरित आवेश, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश क्या होता है, अब देखिए प्रेरित आवेश हो जाएगा यहाँ पे, हाँ प्रेरित आवेश। अब देखिए प्रेरित आवेश क्या होता है, सिंपल, धारा तथा समय गुणनफल को आवेश कहते हैं। सिंपल, यहाँ पे धारा के फार्मूले से होता था I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q इक्वल टू हो जाएगा आवेश बराबर आई टी, मतलब धारा गुणे समय। यहाँ पे मान लीजिए सूक्ष्म समय है तो डेल्टा टी हो गया। अब देखिए Q इक्वल टू आई का मान ऊपर से आया, ऊपर हमारा फार्मूला N अपान आर डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी था, तो यहाँ से I का मान रखेंगे। तो Q इक्वल टू आई इंटू टी है, तो I का मान रखेंगे N अपान आर डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी और गुणे डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तो N अपान आर फाई, ये हो जाएगा N फाई अपान आर, ये हो जाएगा आवेश, प्रेरित आवेश का मान। तो प्रेरित आवेश का मान ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रेरित आवेश कुछ बातों पे निर्भर करता है, तो इस पे हम गौर करेंगे। तो प्रेरित आवेश प्रेरित आवेश जो होता है वो जो कुंडली में फेरों की संख्या होती है n, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि कुंडली में जितने फेरे बढ़ाएंगे उतने आवेश की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरी चीज़ है कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के बराबर होता है आवेश। मतलब चुंबकीय फ्लक्स में जितना परिवर्तन होगा आवेश भी क्या होगा, आवेश जितना बढ़ेगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उतना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है R। जो R है मतलब यहाँ पे प्रतिरोध, ये इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर उसमें कुंडली में प्रतिरोध की मात्रा बढ़ेगी तो आवेश की मात्रा क्या होगी, घटेगी, कम होगा। और यहाँ पे क्या होगा, अगर आवेश कम होगा तो ये प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का कुछ प्रयोग था, तो इसको भी हम देख लेते हैं क्या है। तो देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का प्रयोग, इसमें हमारा है नेक्स्ट पॉइंट है, इसको पहले बताना चाहिए था लेकिन ये मैं बाद में इसलिए छोड़ दिया हूँ कि ये शॉर्ट में समझा सकूँ, क्योंकि शॉर्ट में आप लोग जानते रहेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बस समझना है, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है कि कॉपी देख के बुक देख के उसमें से नोट्स पूरा कर लिया, फिर ये नहीं, बस इसको समझिए ये कहना क्या चाहता है। देखिए एकदम सिंपल, इसने प्रयोग में फैराडे ने बताया, ये हमने चुंबक लिया, चुंबक के नॉर्थ को उत्तरी सिरे को लिया है, और देखिए ये कुंडली है, कुंडली में एक धारामापी गैल्वेनोमीटर लगा है। अब देखिए जब इस चुंबक को कुंडली के समीप लेके आते हैं, जब इसको समीप लेके आते हैं तो इसमें धारामापी में विक्षेप होता है। अब देखिए इसी नॉर्थ को जब थोड़ा दूर लेके जाते हैं, इसी कुंडली के नॉर्थ सिरे को, उत्तरी सिरे को जब इस कुंडली से दूर लेके जाते हैं तो विक्षेप होता है, लेकिन किधर की तरफ होता है, पहले के विपरीत होता है। पहले क्या होता है कि कुंडली की तरफ होता है विक्षेप, अब चुंबक की तरफ विक्षेप होता है। मतलब कि देखिए जब चुंबक के एन सिरे को कुंडली के पास लाते हैं या दूर लेके जाते हैं, तब क्या होता है, विक्षेप होता है। पहले क्लॉकवाइज होता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब उसके विपरीत होता है विक्षेप। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट आगे क्या है, आगे सेम प्रोसेस है। अब तक नॉर्थ सिरे को ले रहे थे, यहाँ पे देखिए साउथ सिरे को लेंगे। देखिए चुंबक के एन सिरे को ले रहे थे, अब यहाँ पे साउथ सिरे को लेंगे। अब देखिए चुंबक के एस सिरे को कुंडली के पास लाएंगे तो पहले की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा। पहले जैसे नॉर्थ में परिवर्तन हो रहा था, अब यहाँ पे साउथ में होगा। समीप ला रहे हैं तो विक्षेप हो रहा है, दूर लेके जा रहे हैं तो विक्षेप हो रहा है। अगर इसको स्थिर रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोई विक्षेप नहीं होगा। यहाँ पे कोई वही चीज़ लिखा गया है कि देखिए चुंबक के एस सिरे के पास या दूर लेके जाने पर धारामापी में विक्षेप पहले की अपेक्षा क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। जैसे साउथ में हो रहा था, यहाँ पे जैसे नॉर्थ में हो रहा था, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा। इस पॉइंट का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। ये क्या है, देखिए इसमें क्या है कि ये नोट्स इन सभी पॉइंट्स का निचोड़ है कि जब चुंबक और कुंडली को स्थिर रखा जाए तो कोई विक्षेप नहीं होता है। कुंडली हो गई, यहाँ पे चुंबक हो गया, इसको स्थिर रखेंगे तो कोई विक्षेप नहीं होगा। इसको आगे लेके जाएंगे या इसको दूर लेके जाएंगे, या इसको आगे लेके जाएंगे या इसको दूर लेके जाएंगे, तभी विक्षेप होगा। मतलब इनके बीच गति होनी चाहिए, गति होगी तब विक्षेप होगा, वरना नहीं होगा। यही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, पॉइंट है, इसको आप लोग समझ लें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या होता है और ऊर्जा संरक्षण पे ये किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, मतलब कैसे आधारित है। तो देखिए लेंज का नियम क्या था, सन 1834 ईस्वी में भौतिकविद हेनरिक फ्रेडरिच लेंज ने यह नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने इस नियम में बताया कि देखिए लेंज का नियम क्या होता है। उन्होंने इस नियम में बताया कि देखिए जब चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में, चुंबकीय प्रेरण क्या है, चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है। चुंबकीय प्रेरण की सभी दिशाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है। मतलब चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह क्या होती है, उत्पन्न हुई होती है। इसी को लेंज का नियम कहते हैं, अर्थात यही फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम भी है। मतलब देखिए सिंपल कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वो उसी कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। इसी वजह से विद्युत वाहक बल को दर्शाने के लिए हम क्या लगाते हैं, उसी को माइनस चिन्ह निगेटिव लगाते हैं। तो इसी को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरे नियम में हमने पढ़ा है, और यही क्या है, इसी को लेंज का नियम भी कहते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उसको आप देख लीजिए। ये क्या है इंपॉर्टेंट नोट्स में, पहला देखिए है कि प्रेरित धारा की दिशा के संबंध में लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा जो है उसकी दिशा
के संबंध में लेंज के नियम के अनुसार क्या होता है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव, चुंबक का जो है ये देखिए चुंबक है, इसका उत्तरी ध्रुव है। ये उत्तरी ध्रुव के समीप लाते समय कुंडली में वामावर्त दिशा में क्लॉकवाइज तथा दूर ले जाते समय दक्षिणावर्त दिशा में उत्पन्न होती है। मतलब देखिए ये कुंडली हो गई, ये साउथ नॉर्थ पोल हो गया, ये कुंडली हो गई। अब देखिए इसके उत्तरी सिरे को जब लेके आते हैं इसके पास, तब इसमें जो धारा इसमें जो बहती है वो क्या होती है, वामावर्त होती है, क्लॉकवाइज, मतलब इधर की तरफ धारा बहेगी, इसकी दिशा। और जब इसको दूर लेके जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज धारा इधर की तरफ हो जाती है, इधर की तरफ। इसी के तो ये चीज़ होता है। मतलब देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट अगर साउथ को हम इधर लाएंगे तो धारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, अगर दूर लेके जाएंगे साउथ को तो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये नॉर्थ और साउथ जो होते हैं आपस में विपरीत होते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये है। अब देखिए ये ऊर्जा संरक्षण पर किस प्रकार आधारित है, तो इसका भी एक छोटा सा पॉइंट है, इसको भी देखिए। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर किस प्रकार आधारित है, तो देखिए चुंबक के दक्षिणी ध्रुव एस को, दक्षिणी या साउथ लेते हैं या नॉर्थ लेते हैं कुछ भी, देखिए चुंबक के दक्षिणी ध्रुव एस को कुंडली की ओर ले जाने पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। देखिए जब चुंबक है, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को अगर साउथ पोल को चुंबक के समीप लाने पर, कुंडली के समीप लाने पर एक प्रतिकर्षण बल लगता है, उसके साथ प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। फिर इसी यश को हम जब दूर लेके जाते हैं तो आकर्षण, मतलब दूर लेके जाएंगे तो इस पर आकर्षण लगेगा, और पास लेके आएंगे तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा। तो दोनों कंडीशन में, मतलब जब पास लेके आते हैं तो प्रतिकर्षण, दूर लेके जाते हैं तो आकर्षण बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य क्या होता है, यही कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और यही गतिज ऊर्जा क्या होती है, धारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार मतलब सिंपल, जब साउथ पोल या नॉर्थ पोल को अगर पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण बल, दूर लेके जाते हैं तो आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। वही कार्य जो होता है गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और वही गतिज ऊर्जा के रूप में जो कार्य होता है वो धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या करता है, पूर्ण पालन करता है। इस प्रकार ये लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या करता है, पूर्ण पालन करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट मतलब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, इसको भी देख लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट की नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें ये देखिए फर्स्ट पार्ट है 6वें लेसन का, और सेकंड पार्ट में जो होगा उससे छोटे पॉइंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें अब न्यूमेरिकल अभी कराना बाकी है, न्यूमेरिकल के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें क्या करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन उसको मैं कवर कर दूंगा, और जो आपको नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए फ्लेमिंग के दाएँ हाथ का नियम क्या है, तो फ्लेमिंग के दाएँ हाथ का नियम, यदि हम देखिए सिंपल एकदम, यदि हम अपने दाएँ हाथ के तीनों उंगलियों को, अंगूठे को, तर्जनी को और मध्यिका को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हों, अभिलंब हो। तो सिंपल, जब हम अपने हाथ की उंगलियों को तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बने, 90 अंश का कोण बने, एक दूसरे के अभिलंबवत हो, तो उसमें देखिए जो अंगूठा होगा, ऊपर अंगूठा होगा, ये देखिए चालक की गति को दिखाएगा, जो तर्जनी होगी सामने वाली उंगली वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तथा जो मध्यिका होगी वो प्रेरित धारा को दिखाएगी। बस इसी को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। देखिए चालक की गति, देखिए जब सिंपल एक बार और देख लीजिए, जब हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो जो अंगूठा होगा वो चालक की गति, जो तर्जनी होगी चुंबकीय क्षेत्र, तथा मध्यिका जो होगी प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगा। अब देखिए इस वीडियो में ये फर्स्ट पार्ट है लेसन 6 का, इसमें ये पूरे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, समझ लीजिए आधे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए हैं, और कुछ बचे हैं जिसमें क्या है कि म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, मतलब स्व प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, ट्रांसफार्मर, ये बाकी रह गया है। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, बताऊंगा, उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो क्या है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे आप अपना नोट्स भी पूरा कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में आएगी। थैंक यू सो मच।
तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे क्या हो कि मोटिवेशन से नेक्स्ट वीडियो बनती रहे। और ये क्या है कि 70% जो 30% कम हो गया है उसको हटा कर जितने भी 70% के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको आपको सॉल्व करा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, अच्छे से रिवाइज करा दिया जाएगा, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच।